नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हे मानुष तू परिवर्तन से काहे को डरता है। यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है उसको दृष्टा की दृष्टि से देख करके परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालें। साथ में ये भी कहा जाता है कि आप लगातार सतत प्रयास करिए। प्रयास करने के बावजूद भी अगर परिणाम आपके अनुरूप नहीं आ रहे हैं तो आप पश्चाताप मत करिए, क्योंकि आपने प्रयास निष्ठा से किया था। परिस्थिति या प्रकृति या गठजोड़ किसी भी तरह का उनका वो उद्देश्य सफल हुए हैं तो आने वाला इतिहास आपके उस विरोध या उस मुखर भाषा या दूरदर्शिता को जरूर याद करेगा। और करो या ना करो, आपकी अंतरात्मा आपको गिरने से बचाएगी। तो ये व्यक्ति को सोचना चाहिए सभी को ही। और मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा बताऊं, जब ये बैंकों का पूर्व में जब मतलब व्यापारियों के पास बैंक थे या सूदखोर थे या जागीरदार राजा विरासतदार जो भी थे, वे व्यापारी लोग मिल करके जनता का शोषण करते थे। बताते हैं जब नेशनलाइज बैंक किए गए थे, इंदिरा गांधी जी ने किए थे, उस समय बैंकों में सुबह से लेकर के शाम तक वो बैंक का मालिक कर्मचारी का शोषण करता था और लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं था। तो उसको राष्ट्रीयकृत किया गया। लेकिन राष्ट्रीयकृत होने के बाद में जब वो उनका एकाधिकार हो गया नेशनलाइज एजेंसियों का, गवर्निंग बॉडी का, तो उनके नखरे बढ़ गए। फिर 2004-05 के बाद निजीकरण हुआ तो ये शायद बैंकों का प्राइवेट बैंक आए, हाँ निजीकरण नहीं हो, प्राइवेट बैंक आए, कुछ का निजीकरण अब चल रहा है। तो उस समय जो प्राइवेट बैंक आए थे उनका व्यवहार इतना बढ़िया था, सर्विस आपको घर पर आकर देते थे। तब हम मेरठ में कॉलोनी बना रहे थे तो वो नेशनल बैंक कोई हमारी कॉलोनी में आता नहीं था। आमतौर पर एम्प्लॉइज़ या बिजनेस वाले अपने प्राइवेट वालों से लोन कराते थे। जब उनके लोन ग्राफ गिरने लगा तो उनके लोगों में चिंता हुई नेशनल बैंकों के, तो वे भी धीरे धीरे अपने स्टॉल कॉलोनियों में लगाने लगे, नखरे ढीले हुए। यानी कि कोई भी व्यवस्था का मजबूत सुदृढ़ वैकल्पिक व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आज सरकारी एजेंसियां अपने आप को दामाद के रूप में मान लिया गया है, तो उसके लिए विकल्प देना, जैसे अभी सरकार ने सचिव के स्तर तक के जो सफल बिजनेसमैन के यहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब जो मुख्य लोग हैं उनको सीधा सचिव के पद पर भर्ती, यानी कि आईएएस के इक्वल उनको भर्ती करने का प्रावधान मोदी जी ने दिया था। हमने भी स्वागत किया था। ओम बिरला जी की बेटी अभी आईएएस बनी है। कहते हैं कि प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में जैसे चाहे उसे वो बना देता है आईएएस। लेकिन अब ये 400 आईएएस अभी लगातार, तो ये इसमें सचिव पे फिर जो आईएएस लोग भी इन्होंने विरोध किया, तो अब कुछ अंडर सेक्रेटरी यानी कि अपर सचिव के लेवल पर उन्होंने नियुक्तियाँ दी थी, 15-20 या जो भी दी होंगी सेंटर में, अब 400 और आने वाली हैं। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनके मोटी चमड़ी हो चुकी, विवेकहीन और स्वार्थी हो चुका सरकारी तंत्र, उसके लिए व्यवस्था जरूरी है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसा ना हो कि निजी क्षेत्र या ऐसे लोग आकर के उनका एकाधिकार हो जाए और सरकार के तंत्र मतलब ख़त्म हो जाए। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लुटाई भी हो रही है और सरकारी व्यवस्था सारी छिन भिन हो रही है। ऐसे ही ये कानून व्यवस्था जो इसकी आई है, बना रहे हैं कानून बदले हैं किसानों के, उससे पहले श्रम कानूनों में परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। अक्सर मैं बोलता हूँ तो मेरे कुछ साथी पढ़े लिखे हैं और सरकारों के चाटुकार हैं, बेसिकली वे दरबारी हैं, कहीं भी उनको जहाँ ताकत मिलती है वो उसी की हाजिरी बजाने लगते हैं। यानी कि विवेकहीन है, स्वार्थी हैं। तो सड़कें का जाल बिछ रहा है ये। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये सड़कें हमारे लिए नहीं बिछ रही हैं। लॉजिस्टिक, जैसे अभी अडानी का एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक पर एकाधिकार है, अभी रेलवे का जो उसमें एक उपक्रम है, उसमें सरकार की भागीदारी 54% है और कोई कंपनी है उसका भी उसमें वो है, तो वो बड़ा अच्छा उसका ये कंटेनर है। तो मैं अक्सर बोलता था कि ये हाईवे जो बनने इसमें हम टैक्स देंगे, निजी क्षेत्रों के पास चला जाएगा, और जो बड़े व्यापारी जिनका एक अधिकार होने लग रहा है सभी क्षेत्रों में, तो उसका पहला इन्होंने किया था कि जैसे निजीकरण हो जाएगा तो निजीकरण में
जो यूनियंस हैं, सरकार के शोषण जो मतलब उसका एम्प्लॉय शोषण होता है उसके विकल्प में वो विरोध करने के लिए संगठन बनाते हैं, उसको इन्होंने रोका है। उनके कार्य टाइम मतलब समय बढ़ा दिया है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम देने की व्यवस्था में जो पैसा दिया जाए वो बंद कर दिया है। तो ये सब उसी तरफ है कि एक अधिकार चंद लोगों जैसे पूर्व में था जो शोषण होता था उसकी तरफ जा रहे हैं। तो कल ये 54% के जो अभी इन्होंने रेलवे का जो कंटेनर उसको कोणार्क या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उसमें 30% भागीदारी वो निजी क्षेत्र को दे रहे हैं, यानी अडानी को दे रहे हैं। ये उनका जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो निर्यात करने की है उस पर एक अधिकार करीब करीब उन्हीं का ही है। अब इंटरनल लॉजिस्टिक आयात और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन वो इनके पास पहुंच जाए उसकी व्यवस्था इन्होंने कर दी है सरकार ने। तो 30% उसकी जो शेयर है सरकार अपने बेच रही है, और डिविडेंड जो, और वो 18 से लेकर के अब तक प्रॉफिट में ही है वो विभाग, ऐसे कोरोना काल में भी उसके बावजूद प्रॉफिट के विभाग को ही बेच रहे हैं। यानी वो नवरत्न में बोला जाता है रेलवे के। तो वे कंटेनर में बार बार बोलता था कि जो हाईवे जो बन रहे, कल भी एक बहुत मुझे व्हाट्सएप आया कि 38-40 किलोमीटर डेली बन रहा है, तो ये उनके लिए बन रहा है जो बड़ी तेज़ी गति से एग्रो इंडस्ट्री को, सब ऐसी चीज़ों को जो एकाधिकार करने पर लगे हैं उसके लिए यूनियन न बना पाए, श्रम कानून बदल दिया है। तो वो जो कैरियर में बोला था कि जो कंटेनर है जिसमें बड़े मतलब 8-10 ट्रकों का माल जाएगा, लॉजिस्टिक जो आसान हो जाएगा, तो इनकी आयात मतलब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, इनकी लागत कम आए, भारी प्रॉफिट हो, उस व्यवस्था पर ये चल रहे हैं। ये इसका एक प्रमाण है कि भारी प्रॉफिट वाले विभाग को ये बेच के अडानी को इंटरनल लॉजिस्टिक में भी एकाधिकार करने पर चले हैं। तो ये मेरा भाव समझने का प्रयास करना। मैंने कहा वैकल्पिक व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी, संतुलन नहीं होगा, तो शोषण चाहे सरकारी तंत्र हो चाहे निजी तंत्र हो वो शोषण ही करेंगे। और आज तक का इतिहास है हमारे इस देश के पूंजीपतियों ने यानी कि व्यापारी वर्ग ने ये बड़े बड़े डींग मारते हुए हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसमें अपने जो उसको बढ़ाने वाले लोग सीईओ टाइप के या उस प्रोजेक्ट को चलाने उनको कुछ बड़ा पैकेज दे देते हैं, लेकिन जो कुशल है कुशल मैन पावर है उसको ठेका प्रथा में कर दिए। कई बार बताया जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं टीचर्स, उनकी तनख्वाह 2000 से लेकर के 20,000 30,000 मैक्सिमम है। और प्राइवेट में जहाँ निजी क्षेत्र में सरकारी स्कूल है जो जीर्ण शीर्ण भी हैं वहाँ पर 65,000 70,000 रुपये प्राइमरी के उनके हैं। तो ये विचारणीय विषय है कि निजी क्षेत्र में जाकर के कुशल लोगों का शोषण ज़बरदस्त होता है, यानी कि उनको भारी प्रॉफिट होता है, भारी ये चार्ज लेते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को चलाने वाले का भारी भरकम शोषण करते हैं। जैसे अब अफगानिस्तान में जो व्यक्ति वहाँ घिरे हुए हैं वो अपने आप को जिंदा रहने के लिए समझौते भी करेंगे और अपने आप को धन्य भी मानेंगे। ऐसे ही इस अवस्था में जो व्यक्ति बिल्कुल आर्थिक रूप से टूट रहा है उसको जीने की व्यवस्था मिल जाए किसी परिवार से, किसी विभाग से, तो वो उसका धन्य मानता है। तो यहाँ जिंदा रहने को भी लोग खुशहाल मान रहे हैं, सौभाग्यशाली मान रहे हैं, और आने वाला समय और विनाशकारी होगा। तो ये जो विभाग की मैंने बताया, रेलवे का वो विभाग जिसने 18 में 520 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया, 19 में 400 कुछ करोड़ का दिया, इस बार उन्हें 300 कुछ करोड़ का प्रॉफिट दिया, और उसकी वैल्यू घटाने के। हाँ, एक और बात बताऊं उसमें क्या क्या इन्होंने करा है। उसकी जो लीज होती थी वो 5 साल की होती थी, 6% पे होती थी। इन्होंने उसको लीज को टाइम बढ़ा दिया 35 साल, और लीज चार्ज का जो 6% था उसको कर दिया 2%। तो किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ये, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप। यानी कि उसका किराया भी सस्ता कर दिया, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया है, और उसकी क्योंकि इस समय वो प्रॉफिट में है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा लगेगी, उसके लिए उन्होंने ज़बरदस्ती, जबकि उस पर इस समय 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए का पैसा एक्स्ट्रा उस विभाग के पास है, उस पर लोन लिवाया गया है, जिससे कि इसकी लोन कैटेगरी का उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, तो कम वैल्यू पे उसको खरीदा जाएगा। ये सब चालें उस जब चल रही हैं, जब कहते हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा और सबका साथ सबका विकास करूंगा। ये परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। जबकि अनुसूची से बाहर निकलिए, और अब ये पूरा डिबेट जो है 1-2 मीडिया को छोड़ करके अब्बा जान, अल्लाह जान, तालिबान। अरे भैया, 70 लाख की आबादी से उद्योग की इजराइल में है, और बाकी 90 लाख हैं, उसमें अदर्स रिलीजन के भी हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ, 7 देशों से, मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है।
यानी कि दुनिया के 180 करोड़ इस्लामिक आस्था वाले उसे नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, लेकिन वो बराबर की टक्कर दे रहा है। उन्होंने अपने पुरखों की मुल्क भूलों को स्वीकार करके और परिवर्तन किया है। हमारे पास में जब दुनिया में हमारे कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि ये हमारा ग्राफ जब बढ़ता है अमीरों में, जो मेरे लोग उसमें आते हैं अडानी अंबानी, तो हमें खुशी होती है। अगर आपको खुशी होती है, वहाँ वो अफ़गानिस्तान में कितने अत्याचार है उनको वहीं ब्लॉक कर दें। जैसे इजराइल में वो घुस नहीं पाते हैं, ऐसे हम कश्मीर से यहाँ से घुसे। हम ऐसी टेक्नोलॉजी इजराइल से खुद, या जो हमारे वैज्ञानिक अमेरिका में दूसरे देशों में जा करके उनके उन्नत हथियार बना रहे हैं, उन्नत तकनीक उनको दे रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म या अडानी अंबानी हमारे देश में क्यों नहीं व्यवस्थित कर रहे हैं? सरकार क्यों नहीं करी? अभी भी सेंसर लगा करके क्यों नहीं वहाँ सुरक्षा करी जा सकती? हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास में धन भी ज़्यादा बताते हो आप कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये आप सुरक्षा की दृष्टि से कौन नहीं लगाइए? इनको वहीं क्यों नहीं कहें? ये आपस में मरते रहेंगे। तालिबानी जो बुर्का पहनाए, शिक्षा दे ना दे, वो क्षेत्र पिछड़ेगा ना। हम उनको वहाँ क्यों नहीं चेक करें? ऐसी सुरक्षा चाकचौबंद क्यों नहीं करते? और इनको जोड़ से राष्ट्रवाद की बात करते, इनकी एक भी अलग एक आर्मी खड़ी करी जाए, प्रथम उन पर ही लगाया जाए उनको। गुजरात से जितने लुटेरे भागे हैं इस समय सरकार का पैसा लेकर के, अगर बड़े पूंजीपति गुजरात में है तो बड़े भागने वाले पैसा लेकर के भी गुजरात के ही हैं। तो ये सब दृष्टिकोण से देखें, और ये जो झूठ बोल रहे हैं, झांसा ले रहे हैं और सांप्रदायिकता में हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय किसानों के चुनाव के दौरान जो लाभ देंगे उसमें किसान भाइयों भाग मत जाना। आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत ही दुखदायी होगा अगर आपने इस आंदोलन को फेल करा दिया। नमस्कार।